नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अपने इस विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10 के साथ। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेलंगाना में चल्लापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। नए जम्मू रेलवे डिवीजन समेत कई रेल प्रोजेक्ट्स की भी करेंगे शुरुआत। पंजाब में आज से चक्का जाम। पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज के कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। यात्रियों को हो रही है दिक्कत। पटना में गांधी मैदान से हिरासत में लिए गए प्रशांत किशोर बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे जन स्वराज पार्टी के प्रमुख। यूनियन कार्बाइड से जुड़े मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जहरीले कचरे को भोपाल से पीथमपुर ले जाने और वहां पर नष्ट करने पर रोक लगाने की है मांग। और पूरे उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर। विजिबिलिटी कम होने से ट्रेन और हवाई यातायात पर असर। कई इलाकों में बारिश के भी आसार। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मामले में। जी हां, पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हिरासत में ले लिया गया है। आरोपी वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा था। आरोपी को कल देर रात एसआईटी ने हैदराबाद से हिरासत में लिया है। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, बस्तर पुलिस सुरेश चंद्राकर से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने बीजापुर में एक सड़क निर्माण में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था और इस सड़क के निर्माण का ठेका सुरेश चंद्राकर ने लिया था। मुकेश चंद्राकर ने सड़क निर्माण और उसके टेंडर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे और इसी बीच 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हो जाती है। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश चंद्राकर और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके ने दिया था। पत्रकार की डेड बॉडी पुलिस को 3 दिन बाद सेप्टिक टैंक में मिली थी। सुरेश चंद्राकर ही वो ठेकेदार है जिसकी प्रॉपर्टी के सेप्टिक टैंक से पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव मिला था। तो आपको बता दें, पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सोमेश पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमेश, एक बड़ी सफलता कह सकते हैं मिली है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड का मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार हो गया है। जी जरूर, आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एसआईटी की टीम ने हैदराबाद से जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है इस हत्याकांड में, सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। मैं पूरी घटनाक्रम के बारे में बताऊंगा। 1 जनवरी 2025 को जब पूरा देश नए वर्ष मना रहा था, उस समय 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे मुकेश चंद्राकर जो स्थानीय पत्रकार थे वो लापता हो गए थे। इसकी सूचना उनके परिवार के लोगों ने स्थानीय प्रशासन को दी थी, बस्तर पुलिस को दी थी। जो बस्तर के आईजी है सुंदर राज भी, उनको फोन के माध्यम से इसकी सूचना भी दी गई थी। 3 जनवरी को जब एक जानकारी निकल कर आती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था सुरेश चंद्राकर, जो करीबन 100 करोड़ से अधिक रुपए का सड़क का निर्माण कर रहा था, और उनके ऊपर जो सुरेश चंद्राकर है, माफ करिएगा मुकेश चंद्राकर है, इन्होंने भ्रष्टाचार की खबर बनाई थी। भ्रष्टाचार की खबर बनाने के बाद कहीं ना कहीं जो मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर है, इनका गुस्सा भी उनके ऊपर था। और जो सेफ्टी टैंक है, जो ठेकेदार का एक सेफ्टी टैंक है, उस सेफ्टी टैंक में उनको हत्या करने के बाद फेंक दिया गया और उसके ऊपर 4 इंच की ढलाई कर दी गई। जब स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना मिली तो स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद शव को निकाला गया और उसके बाद जो शव को निकालने के बाद आपको रोकना चाहेंगे, एसपी बीजापुर इस समय फोन लाइन पर है, उनसे जानकारी ज्यादा जानना चाहते हैं। सर, हमारे साथ एसपी बीजापुर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, क्या कुछ ताजा अपडेट है
अभी क्या कुछ सुरेश चंद्राकर ने कुछ बोला है, कुछ आपको जानकारी उससे हासिल हो पाई है? हाँ, देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि एसआईटी टीम के द्वारा कल देर रात को हैदराबाद से फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर को हिरासत में लिया है। और इसमें ऑलरेडी 3 अन्य आरोपी जो हैं, जो दिनेश चंद्राकर हैं, रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ की जा रही है एसआईटी टीम के द्वारा। और एसआईटी टीम जैसे ही विस्तृत पूछताछ होगी तो बाकी जो इनके मोडस ऑपरेंडी और जो उनके मोटिव्स का खुलासा करेगी। सर, कितने बजे सुरेश चंद्राकर को पकड़ा गया और किस प्रकार से उसका पता मिला, किस प्रकार उसे जो है पुलिस ने धर दबोचा? अभी देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन में अभी है और मामला इन्वेस्टिगेशन में है। जो विस्तृत जानकारी होगी पृथक से आपको एसआईटी टीम के द्वारा दी जाएगी। इस सुरेश चंद्राकर पर क्या इससे पहले भी कुछ और आरोप हैं या ये भ्रष्टाचार का उसके ऊपर पहला मामला है? देखिए, इस पे जांच चल रही है, पुलिस के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा भी और विभिन्न विभागों के द्वारा जांच चल रही है। जैसे जांच कंप्लीट होगा तो उसको बताया जाएगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी, कब तक वो अपना मुंह खोलेगा? देखिए, अभी तो हम पुलिस रिमांड भी लेंगे और जो हत्या के कारणों का पूछताछ इसमें किया जाएगा और जल्द ही हमें जानकारी मिल जाएगी इसमें कि क्या कारण थे जिसकी वजह से इनकी हत्या की गई। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि सुरेश चंद्राकर गिरफ्तार हो गया है और बस्तर पुलिस को ये बड़ी जो है कामयाबी मिली है। सोमेश पटेल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सोमेश, एक बड़ी कामयाबी बस्तर पुलिस को हाथ लगी है और जिस प्रकार से सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी हुई है, अब बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से मुकेश चंद्राकर की हत्या की जाती है वो ये बात को दर्शाती है कि कहीं ना कहीं मुकेश चंद्राकर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले थे और इसीलिए उनको रोकने के लिए उनकी हत्या कर दी गई। जी जरूर, आपको मैं बताना चाहूंगा, बस्तर में रिपोर्टिंग करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। पत्रकार जो मुकेश चंद्राकर थे वो इन दिनों कई रिपोर्टिंग उस इलाके से ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते आए हैं और जिस तरह से उन्होंने जब सड़क की खस्ताहाल, सड़क की कहानी और दिखाया, उसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। जो बताया जा रहा है कि जो सड़क के निर्माण में किस तरह से गुणवत्ताहीन हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, उसका खुलासा मुकेश चंद्राकर ने किया था। इसके बाद जो सुरेश चंद्राकर हैं, जो हैदराबाद से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, पूरी प्लानिंग के साथ उनको सबसे पहले मुकेश चंद्राकर को 1 जनवरी को उनको घर बुलाया गया 7:30 बजे के लगभग। बाकायदे उनके साथ पूरी प्लानिंग के साथ जो उनके साथ जो कुछ अन्य साथी थे, उन्होंने एक प्लानिंग की। प्लानिंग के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई खुलासे चौंका देने वाले हैं। उनके सर पे राड से हमला किया गया, शरीर पर हमला किया गया, हाथ उनका तोड़ दिया गया था और उसके बाद सेफ्टी टैंक, जो वहां पर बैडमिंटन कोर्ट था, वहां पर एक सेफ्टी टैंक ठेकेदार ने बनाया था, उस सेफ्टी टैंक पर उनकी बॉडी को डाल दिया गया। 3 दिन बाद स्थानीय पुलिस को जानकारी मिलती है, पतासाजी करने के बाद फिर उस सेफ्टी टैंक से उनकी बॉडी को निकाला जाता है। बॉडी को निकालने के बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद कई महत्वपूर्ण बातें भी सामने आई और किस तरह से जो मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई, उनका मुख्य आरोपी जो मास्टरमाइंड था सुरेश चंद्राकर, हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा था कि इस मामले पे कोई भी अपराधी उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने एसआईटी की टीम गठित की। एसआईटी की टीम गठित करने के बाद उन्हें हैदराबाद भेजा गया और कल रात में जो सुरेश चंद्राकर है उन्हें आखिर में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 3 आरोपी हैं उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया गया है और जो सुरेश चंद्राकर है उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। सुरेश चंद्राकर पूरी प्लानिंग के साथ बस्तर से फरार होते हैं, एक अपनी निजी वाहन पे और रायपुर पहुंचते हैं। रायपुर पहुंचने के बाद बताया जा रहा है कि वह हैदराबाद जाते हैं और हैदराबाद जाने के बाद बचने का तमाम प्रयास भी उनके द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मुकेश चंद्राकर है उनकी हत्या की साजिश की गई थी, इसकी हत्या की साजिश करने वाले 3 आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और एक जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी जो है इसे सफलता हम कह सकते हैं पुलिस की। कहीं ना कहीं मुकेश चंद्राकर जो थे, देखिए हम जानते हैं कि क्राइम रिपोर्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग भरा काम होता है और बस्तर जैसे एरिया में क्राइम को रिपोर्ट करना वो अपने आप में और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद मुकेश चंद्राकर जो थे वो सचमुच एक साहसी व्यक्ति थे, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा और डटे रहे और अपनी जान की बाजी तक लगा दी।
मुकेश चंद्राकर को मैं व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। जब भी अगर किसी रिपोर्टिंग की बात होती थी, बस्तर में नक्सल घटनाएं की बात होती, तो मैं खुद ही उनसे बातचीत कर उसकी जानकारी भी लिया करता था। जब बीते दिनों जब उन्होंने एक घटनाक्रम हुआ था, सीआरपीएफ के जवान को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, तो मुकेश चंद्राकर वही है जो उस जवान को उनके नक्सलियों के चंगुल से उनको लाने में सफलता हासिल की थी। जिस तरह से मुकेश चंद्राकर आज हालांकि इस दुनिया में नहीं है, मुकेश चंद्राकर की किस तरह से निर्मम हत्या की गई, जो सेफ्टी टैंक है उस सेफ्टी टैंक में ठेकेदार के द्वारा फेंका जाना अपने आप एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि अगर कोई पत्रकार खबर बनाता है तो क्या उसे सेफ्टी टैंक में फेंक दिया जाएगा। भ्रष्टाचार की कहानी दिखाई जाने पर इस तरह का अंजाम किया गया। हालांकि उनके परिवार के लोग काफी जो गुस्से में भी हैं और लगातार कार्यवाही की मांग कर रहे हैं जिस तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता भी मिली है। जो मुख्य आरोपी सुरेश चंद्रकार है, जो पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था, उसे आज हैदराबाद से भी गिरफ्तार कर लिया गया। और जिस तरह से मुकेश चंद्राकर पिछले कई वर्षों से भ्रष्टाचार की कहानी उजागर करते थे, जो कहीं ना कहीं वो जो सुरेश चंद्रकार है उनको कहीं ना कहीं इस मामले में कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं थी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि बस्तर पुलिस ने इस बात को अब दर्शा दिया है कि कोई भी भ्रष्टाचारी और ऐसा क्रिमिनल नहीं बचेगा और आगे जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं वो भी इससे सचेत हो जाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाला और क्राइम करने वाला उसके खिलाफ बस्तर पुलिस पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। और जिस प्रकार से आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए News@10। आज सुनो, खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हुए पीएम नए जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करेंगे। 742.1 किलोमीटर लंबे नए जम्मू रेलवे डिवीजन के निर्माण से जम्मू कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। तो वहीं तेलंगाना में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन का भी वो उद्घाटन करेंगे। पीएम पूर्वी तट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला भी रखेंगे। और इसी के साथ तेलंगाना के मैडचल मलकजगिरी जिले में चेरलापल्ली न्यू टर्मिनल स्टेशन को लगभग 413 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे प्रवेश और नए कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। अच्छी यात्री सुविधाओं वाला ये पर्यावरण अनुकूल टर्मिनल सिकंदराबाद, हैदराबाद और काचीगुडा जैसे शहर में मौजूदा कोचिंग टर्मिनलों पर भीड़ को कम करेगा। प्रधानमंत्री पूर्वी तटीय रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन भवन की आधारशिला रखेंगे। इससे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास होगा। और अब अगली खबर, बिहार की राजधानी पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर आज 358वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। उनका जन्म पटना में हुआ था। वे यहाँ पर 6 साल की उम्र तक रहे थे। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। ये सिखों के 5 पवित्र तख्तों में से एक है। पटना साहिब गुरुद्वारे में हर साल भव्य आयोजन होता है। इसमें बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु शामिल होते हैं। प्रकाश पर्व के अवसर पर आज नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालुओं ने शबद कीर्तन किया। इस अवसर पर सिख युवकों ने अपने अद्भुत युद्ध कला कौशल का प्रदर्शन किया। नगर कीर्तन तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से निकलकर पटना सिटी के विभिन्न मार्गों से होता हुआ वापस तख्त श्री हरिमंदिर साहिब पहुंचा।
जोश भी है और इसी तरह से हम लोग मनाएंगे। और वहीं आज सुबह पटना के गांधी मैदान में 2 जनवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही पुलिस ने उस जगह को भी खाली करवा लिया जहां वे धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे। धरना प्रदर्शन वाले इलाके से निकलने वाले वाहनों की भी पुलिस सघन जांच कर रही है। मेडिकल जांच के बाद प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र में धरने देकर कोर्ट के फैसले का उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं प्रशांत किशोर के साथ धरने पर बैठे उनके समर्थक छात्रों ने इस गिरफ्तारी का विरोध किया। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने पूरे प्रकरण पर बताया कि जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर और कुछ अन्य लोगों द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के सामने अवैध ढंग से धरना दिया जा रहा था। प्रशासन ने वहां से हटकर धरने के लिए निर्धारित स्थल गर्दनी बाग में जाने के लिए नोटिस भी दिया था। प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रशांत किशोर बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और पुनः परीक्षा करवाने की मांग के साथ धरने पर बैठे थे। जन सुराज पार्टी ये कह चुकी है कि वो 7 तारीख को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। तो प्रशांत किशोर को पटना में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार किया है और गांधी मैदान को फिलहाल खाली करा लिया गया है। बीपीएससी की पुनः परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे प्रशांत किशोर। और ज्यादा जानकारी के साथ मधुरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेश, वो जो एरिया है जहां पर गांधी मैदान में वो बैठे हुए थे वो प्रतिबंधित है, वहां पर एजुटेशन का नहीं है परमिशन, और उसके अलावा प्रशासन ने उन्हें बताया था और उसके दूसरी जगह जहां पर परमिशन है वहां के लिए कहा था। फिर आखिर वो उस जगह पर क्यों बैठे जो कि प्रतिबंधित है? देखिए, ये सबसे पहले जो आंदोलन जब शुरू हुआ तो छात्रों का आंदोलन था, बाद में इसमें प्रशांत किशोर और पप्पू यादव कूद गए। लेकिन इसी बीच में एक बार पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गांधी मैदान पे ही अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज करना पड़ा था। इसके बाद अगले दिन प्रशांत किशोर जो है वो गर्दनी बाग, जहाँ पे प्रदर्शनकारियों को जगह दी गई थी विरोध करने के लिए, वहां पर गए तो छात्रों ने गो बैक प्रशांत किशोर का नारा लगा दिया था। जिसके बाद प्रशांत किशोर जो है उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह बना ली गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के पास उन्होंने तय किया कि वो वहीं पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। हालांकि इसको लेकर के जब वो 2 तारीख को धरना पे बैठे थे, अनशन पे बैठे थे, तो जो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है पटना के राकेश रोशन, उन्होंने उनको नोटिस भी दिया था और कहा था कि आप जल्द से जल्द इस जगह को खाली कर दीजिए, आप बकायदा गर्दनी बाग चले जाइए, वहां जाकर के धरना प्रदर्शन करिए, उसकी कोई मनाही नहीं है, इस जगह को आप खाली कर दीजिए। उन्होंने प्रशांत किशोर ने राकेश रोशन की बात को मानने से इनकार कर दिया था और कहा कि यहाँ से मुझे कोई नहीं हटा सकता क्योंकि मैं शांतिपूर्वक यहाँ बैठा हूँ और मैं कोई हल्ला हंगामा नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद भी प्रशासन की तरफ से 2 बार और नोटिस दिया गया। प्रशासन ने मेडिकल टीम का गठन किया और उनके स्वास्थ्य पे लगातार नजर रखे हुए था, और जब कल डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चेतावनी दे दी, डॉक्टरों ने कहा कि उनका जो स्वास्थ्य है खराब हो रहा है, वो पानी भी नहीं ले रहे हैं, जिसके बाद उनके किडनी पर असर पड़ सकता है। इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से यह एक्शन लिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में एसएसपी पटना अवकाश कुमार है, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार एक एफआईआर दर्ज किया गया है प्रशांत किशोर पे, जिसमें 2 धाराएं हैं, एक प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करने का और हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का। दो जो धाराएं लगाई गई हैं उसके तहत एक एफआईआर दर्ज किया गया है। तो समझा जा रहा है कि अभी 11 बजे के आसपास पटना व्यवहार न्यायालय में प्रशांत किशोर को लेके जाया भी जा सकता है। मधुरेश, ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो धरना प्रदर्शन हो रहा था गांधी मैदान में, वहां पर छात्र भी काफी कम थे, वहां पर उनकी पार्टी के समर्थक ज्यादा थे, तो कहीं ना कहीं ये एक कोशिश लाइमलाइट में आने की भी, राजनीतिक हित साधने की भी लगती है। हाँ, निश्चित रूप से ये पूरी तरीके से राजनीतिक हित साधने की कोशिश थी।
प्रशांत किशोर पिछले लंबे समय से यात्राएं कर रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों में उनकी यात्राएं चल रही थी। उसके बाद उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी जन स्वराज के नाम से फॉर्म किया और उसके बाद अब लाइमलाइट में आने के लिए, विधानसभा चुनाव से पहले लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने छात्रों का सहारा लिया। उन्होंने छात्रों के मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन छात्रों ने उन्हें जब नकार दिया और साफ तरीके से छात्रों ने साफ कर दिया कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों के ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये पूरा धरना प्रदर्शन डिजाइन किया और वो गांधी मूर्ति पर बैठे। चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे और ताजा जानकारी के लिए आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल धन्यवाद मधुरेश, ये तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज के कच्चे कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने आज सुबह से हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे लोगों को यात्रा करने में काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज के प्रबंधकों द्वारा स्थायी कर्मचारियों के माध्यम से बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन ऐसी बसों की संख्या काफी कम है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के चलते सुबह के समय श्रद्धालुओं को दूर दराज के गुरु घरों में जाने में परेशानी हो रही है। हालांकि निजी बस ऑपरेटर अपनी बसें चला रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 8 जनवरी तक पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी और पनबस का चक्का जाम रहेगा। 7 जनवरी को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, 1 जुलाई 2024 को पंजाब सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ पंजाब रोडवेज, पीआरटीसी, पनबस मुलाजिमों की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे मुख्य मांग थी कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेकेदारी सिस्टम को खत्म किया जाए, विभाग में नई बसें और किलोमीटर स्कीम की बसें बंद की जाएं, ट्रांसपोर्ट माफिया पर रोक लगाई जाए और नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को शर्तों के साथ बहाल किया जाए। और साथ ही साथ विभाग को सही ढंग से चलाने की मांग और वेतन बढ़ाने की मांग भी की गई थी, लेकिन मांगें पूरी नहीं होने के कारण कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और अब बात महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ के लिए प्रयागराज शहर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और स्वच्छ महाकुंभ के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर विभिन्न संगठन प्रयास कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की ये खास रिपोर्ट। स्वच्छ महाकुंभ हो, इसके लिए तमाम स्वयंसेवी संस्थाएं अपने तौर पर काम कर रही हैं। सरकारी एजेंसियां तो काम कर ही रही है, गंगा टास्क फोर्स भी जुटा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जागरूकता फैला रहे हैं कि स्वच्छ महाकुंभ हो। क्या कहना चाहिए? हमारा इस कार्यक्रम के दौरान यही उद्देश्य है कि पूरे 45 दिनों तक किस तरीके से हम महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त रख सकते हैं और गंगा मैया को सच में स्वच्छ बना सकते हैं। उसके लिए हमने एक थैला एक थाली का अभियान शुरू किया है, जिसमें हमारे पास अभी तक पूरे भारत से 21 लाख के करीब थैला और थाली इकट्ठे हो चुके हैं, जिनको हम जगह जगह भंडारों में, जहां भंडारे होते हैं वहां वितरित कर रहे हैं, जिससे कि भंडारों में प्लास्टिक के बर्तन ना यूज करके हम स्टील की थाली यूज करें। तो हम देख रहे हैं कि आप लोगों को जागरूकता में एक इस अभियान के तहत शामिल कर रहे हैं, तो इस तरह के प्रयास अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं। हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ बनाने के लिए सिंगल प्लास्टिक का यूज प्रयोग में नहीं लाना है और डिस्पोजल को नहीं प्रयोग करना है, इसलिए हम लोगों ने एक थैला एक थाली का अभियान का नारा दिया है। दरअसल थाली से जो कुंभ में अन्य क्षेत्र है वो सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, या पत्तल या दोना या जो भी इस्तेमाल करते हैं वो यही डंप करके छोड़ के चले जाते हैं। थाली से उसी का इस्तेमाल कम हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे लगभग 10 से 20% प्रदूषण तो कम होने ही वाला है। इस तरह से देखिए अभियान चल रहे हैं, अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, आपस में मिलकर काम कर रही हैं, जिससे स्वच्छ कुंभ की जो अवधारणा है उसे जमीनी स्तर पर साकार किया जा सके। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आगे आप देखेंगे न्यूज पंच मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।